हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मीत। तो इससे पहले कि हम आज की कविता की तरफ बढ़े, मुझे आपको कुछ कहना है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या कभी भी आपको ये एहसास हुआ है कि ये प्रकृति कितनी खूबसूरत है? चाहे आप फल देख लो, फूल देख लो, पेड़ देख लो, नदियां देख लो, पहाड़ देख लो, ईश्वर ने इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत प्रकृति बनाई है बच्चों। हमें उस प्रकृति की वैल्यू करनी चाहिए, है ना? ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, तारे हो, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी चीजें, हमें क्या उनकी कदर हमने कभी की है? और की है तो कितनी? काफी है? ये सवाल हम बार बार हमें अपने आप से पूछना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं अभिनव मनुष्य की तरफ। आपको पता है ईश्वर की सबसे खूबसूरत सृष्टि क्या थी और क्या है? जी हाँ, चाहे वो पेड़ हो, नदी हो, पहाड़ हो, सूरज हो, ये सब तो खूबसूरत है ही, पर ईश्वर के सबसे खूबसूरत, सबसे करीब जो हैं वो हैं मनुष्य। जी हाँ, मनुष्य को उन्होंने अलग बनाया है। जानवर भी जीते हैं, पेड़ भी जीते हैं, मनुष्य अलग कैसे हैं पता है? उनको दिया है दिमाग। जी, सोचने के लिए, प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, भाईचारा करने के लिए, है ना? इसीलिए मनुष्य अलग होता है कि हम इस दिमाग का क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता के बारे में आखिर अभिनव मनुष्य क्यों लिखी गई है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कविता की तरफ। अभिनव मनुष्य जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। हमारा कवि परिचय। तो हमारे कवि का नाम है, पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908, यानी कि 23 सितंबर 1908 बिहार में हुआ था, बेगूसराय जिले में। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 यानी कि 24 अप्रैल 1974 में चेन्नई में हुई थी, तमिलनाडु में। उनकी कर्म भूमि पटना थी। उनका कर्म क्षेत्र यानी कि वो क्या काम करते थे? कवि, वो कवि थे, वो लेखक थे और वो बहुत अच्छे निबंधकार भी थे। मुख्य रचनाएं, उनकी मुख्य रचनाएं थी रश्मिमर्थी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार आदि। इनमें से बच्चों अगर आपने कोई भी 3 रचनाएं पढ़ ली तो आपकी परीक्षा के लिए काफी है। विषय कविता, खंड काव्य, निबंध, समीक्षा। विद्यालय, उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान, इतिहास यानी हिस्ट्री, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस उन्होंने कहाँ पढ़ी थी? पटना के विश्वविद्यालय में। पुरस्कार, उन्हें उपाधि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उन्हें पद्म भूषण प्रसिद्धि पुरस्कार भी मिला था। ये एक बहुत माननीय पुरस्कार है बच्चों, इनको वो माननीय पुरस्कार से माना भी गया था। तो बढ़ते हैं कविता का आशय की तरफ। तो दिनकर जी हमें इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं? प्रस्तुत कविता दिनकर जी के कुरुक्षेत्र के पष्ट सर्ग से ली गई है। कुरुक्षेत्र वो मैदान है बच्चों जहां पर महाभारत हुई थी। कुरुक्षेत्र के पष्ट, पष्ट यानी पेज और सर्ग यानी रचना। तो कुरुक्षेत्र के ग्रंथ से एक पेज यानी कि एक पन्ने से ये कविता ली गई है। इसमें आधुनिक मानव यानी कि आज का मानव तथा वैज्ञानिक युग, ये हमारा वैज्ञानिक युग है जहां पर साइंस ने इतनी तरक्की की है, विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की की हुई है, उसका विश्लेषण किया है। ये जोड़ा है कि मानव और विज्ञान साथ में क्या क्या नहीं कर सकते।
यद्यपि मानव ने प्रकृति के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली है। तो मानव ने क्या किया है, उसने हर क्षेत्र में, हर फील्ड में विजय प्राप्त कर ली है, यानी ही इज कम आउट विक्टोरियस, उनको विक्ट्री, उनको विजय प्राप्त हुई है। तथापि उसने आपसी भाईचारा और प्रेम ही नहीं पाया है। तो उन्होंने आपसी भाईचारा, उन्होंने हर जगह विजय तो प्राप्त कर ली है, पर क्या उन्होंने भाईचारा प्राप्त किया है? भाईचारा यानी आपस में प्रेम, इंसान का इंसान के साथ प्रेम। अतः कवि की इच्छा है, इच्छा इज विश, कि मनुष्य आपसी प्रेम भाव को समझे, वो आपसी प्रेम भाव को समझे, एक दूसरे से प्रेम करना समझे, कि इंसान से भाई का प्यार नहीं, कोई रिलेशन में नहीं, कोई संबंध से नहीं, बल्कि एक इंसान का इंसान की तरफ, कि कोई नीचे गिरा हुआ है उसे उठा लो, कोई गलत रास्ते जा रहा है उसे पकड़ लो, उसे समझा लो, अपना हाथ जिसे चाहिए उसे दे दो मददगार के लिए। आपसी प्रेम भाव को समझे और तब कहीं ये सच्चा मानव कहलाएगा। जब वो प्यार, आपसी प्यार को समझेगा तभी सच्चा मानव कहलाएगा। जब इंसान इंसान की कदर करेगा, उससे प्रेम करेगा, तभी वो सच्चा मानव कहलाएगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं कविता की तरफ। आज की दुनिया विचित्र नवीन, विचित्र यानी अजीब, नवीन यानी नया, आधुनिक। तो आज की दुनिया विचित्र क्यों है? इन्होंने विचित्र क्यों कही है? नई तो है, रोज हर रोज दुनिया नई होती जा रही है। अगर हम पुराने जमाने से उसे कंपेयर करें तो पुराने जमाने में क्या था? अगर उनको रोशनी चाहिए थी तो उन्होंने 2 पत्थर रगड़े, तब जाके लाइट आई थी। याद है? तब आग बनी थी, तब वहां कैंडल का जमाना था। आज क्या है? आज है एलईडी का जमाना, है ना? तो जमाना तब क्या था? तब किसी को चलना मुश्किल से सीखे थे, तब तो व्हील इन्वेंट हुआ था। आज हम कहां पहुंच गए हैं? हम स्पेस में जा रहे हैं, यान में जा रहे हैं। तो हमारी दुनिया तो नहीं है ना। अब विचित्र क्यों है? विचित्र इसलिए बच्चों, क्योंकि जहां पर इंसान पहले बाहर जाके, बच्चे जहां पहले कहाँ खेलते थे? बाहर सड़कों पर, एक दूसरे से कोई पता नहीं कि वो कौन है क्या है, सब मिलजुल कर खेलते थे। आज कोई ऐसा हो रहा है? आज कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। आज बच्चा पैदा होते से ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेता है। खाना खिलाना है बच्चे को, मोबाइल हाथ में दे दो, खाना खाएगा। बड़े क्या कर रहे हैं? उससे बड़े वीडियो गेम पे लगे हैं, उससे बड़े मोबाइल पे, लैपटॉप पे, है ना? ये विचित्र। इंसान पहले और अब क्या है? ये विचित्र है। विचित्र इसलिए भी क्योंकि जहां लोग पेड़ लगा रहे हैं, वहां आजकल यही लोग पेड़ काट भी रहे हैं। बिल्डिंग बनानी है, कोई चीज, नई चीज का आविष्कार करना है, तो क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं। एक जगह जहां पर प्यार की मिसालें दी जाती हैं, लैला मजनू को ही देख लीजिए, या फिर देश का देश से प्रेम देख लीजिए, कि अगर कहीं भूकंप आया है तो दूसरा देश आके हमारी मदद करता है ना? पर यहां पर क्या दिखाया गया है? यहां पर वॉर भी है। तो जहां पर प्रेम है वहां वॉर भी है। विचित्र है ना बच्चों? कभी जहां पर प्रेम है वहां नफरत भी है, जहां पर खुशियां हैं वहां दुख भी है। तो इसलिए उन्होंने आज की दुनिया को विचित्र कहा है। विचित्र भी और नया भी। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, यानी कि प्रकृति पर सर्वत्र, सर्वत्र यानी सबसे ऊपर है पुरुष जो विजय पा चुका है। किसके ऊपर? प्रकृति के ऊपर। कैसे? अब आप आज का जमाना ही देख लो। आज के जमाने में इंसान कहां पहुंच गया है? मेट्रो ट्रेन बन रही है, प्लेन बन गया है, या फिर रोबोट ही देख लीजिए। आज के जमाने में
रोबोट से लोग काम चला रहे हैं। अब आपको झाड़ू पोछे करने की जरूरत नहीं है, रोबोट करेंगे। आजकल ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसी होटल खुल गई हैं जहां पर रोबोट आपको खाना सर्व करेंगे। इतनी तरक्की किसी और प्राणी ने की है? कर भी नहीं सकता। ये देखिए, अब आपका मोबाइल ही ले लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, बिल्डिंग्स देख लीजिए, इतनी तरक्की सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। तो इसीलिए कवि ने हमको बताया है कि प्रकृति पर सर्वत्र है, यानी कि इंसान ने प्रकृति पर विजय पाली है। सिर्फ यहीं पर नहीं है, बंदे नर के करों में वारी विद्युत बाप। तो वारी यानी जल, भाप यानी भाष्प यानी वेपर। तो इंसान ने सिर्फ उतनी तरक्की नहीं की कि वो सिर्फ बिल्डिंग बना सके या फिर मोबाइल बना सके, रोबोट बना सके। उन्होंने तो नेचर यानी प्रकृति पर विजय पाई है। वो कैसे? अभी आप जल को ही देख लीजिए। जल, आजकल आपने शायद सुना भी होगा कि आर्टिफिशियल बीच बन गए हैं, यानी कि इंसान समुद्र तट अपने बलबूते पे बना रहे हैं। मतलब वो नेचर से नहीं है, नेचर से तो जो हमें है, पर वो अब इंसान समुद्र तट बना रहे हैं, यानी कि बीचेस बना रहे हैं। जल पर विजयी, बिजली पर विजयी। अगर आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे बांध बनाए हैं, मैसूर का बांध ही देख लीजिए, यानी कि डैम्स देख लीजिए। हमने क्या किया है? बिजली पर भी विजय पाली है। डैम से बिजली आती है, याद कीजिए ये। और भाष्प यानी वेपर पर भी। प्रकृति की ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पर इंसान पहुंचा नहीं है। तो हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। ताप यानी गर्मी, हुक्म यानी आज्ञा। किसकी आज्ञा की बात हो रही है यहाँ पे? मनुष्य की आज्ञा। तो इंसान क्या कर रहा है? हुक्म जमा कर बैठा है अपना। पर यहाँ पर हुक्म पवन और ताप, पवन यानी विंड और ताप यानी गर्मी, मतलब पवन पर कैसे हुक्म जमा कर बैठा है? तो बच्चों, आपने सुना ही होगा अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? इंसान पेड़ काट रहा है, इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है कि हमारा जो धरती का तापमान है वो भी हमारी हरकतों की वजह से हिल रहा है ना? तो इसीलिए हमारे हुक्म पर हम जब चाहे पेड़ लगा रहे हैं, हम जब चाह रहे हैं पेड़ काट रहे हैं, हम जब चाहे कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज खराब कर रहे हैं, हम नेचर के साथ, हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, है ना? चाहे वो कोयला हो, नेचुरल गैस हो, हर चीज के साथ। इसीलिए हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान यानी पर्दा, रुकावट। अब इंसान रुकने वाला नहीं है, वो तरक्की की ओर भाग रहा है। अब इंसान रुकेगा नहीं, वो सिर्फ तरक्की करता जाएगा, करता जाएगा। इंसान इतनी तरक्की करेगा कि शायद वो खुद को भी पीछे छोड़ दे। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान, यानी कि लांघना मतलब पार करना। तो लांग सकता है नर, नर यानी इंसान, सरित, सरित यानी नदी, गिरी, गिरी यानी पहाड़, और सिंधु यानी सागर। तो इंसान इतनी तरक्की कर रहा है कि वो हर जगह हर चीज को लांग रहा है। जैसे नदी हो, पहाड़ हो या फिर सागर, वो हर चीज से बढ़ता ही जा रहा है। अब वो रुकने वाला नहीं है, इतना विजय पा गया है इंसान। तो अब तक बच्चों हमने लाइन बाय लाइन हर लाइन का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब हम पूरे पैराग्राफ का देखेंगे कि आखिर में उन्होंने पूरे एक पैराग्राफ में क्या कहा है। आज की दुनिया बड़ी ही विचित्र है। विचित्र याद है जो मैंने आपको कहा था, अजीब सी और नवीन भी और नई भी है। आज प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर, सभी क्षेत्रों पर इंसान विजय पाकर आसीन है। आज इंसान ने हर क्षेत्र पर विजय पाली है। ऐसा लग रहा है कि उसने जल यानी कि पानी, विद्युत
और भाप आदि पर अपना प्रभुत्व जमा दिया है। प्रभुत्व मतलब वो प्रभु बन गया है। आज मनुष्य की आज्ञा से पवन का ताप घटता है और बढ़ता भी है। तो मनुष्य की आज्ञा से पवन यानी हवा का ताप, ग्लोबल वार्मिंग, घटता भी है और उतरता भी है। उसमें मनुष्य को कहीं रुकावट नहीं है। मनुष्य भागता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब मनुष्य को ज्ञान से, विज्ञान में इतना बढ़ चुका है ना इंसान, वहां तक कि सरिता, पहाड़ तथा सागर को भी आज मनुष्य सहजता से लांघ सकता है। एरोप्लेन्स कैसे भी लांघ सकता है। एक तो वो चढ़ भी सकता है, दूसरा एरोप्लेन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। या एक जगह दूसरी जगह छोड़िए, इंसान तो आसमान से आकाश तक, धरती से आकाश तक पहुंच गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ये मनुज यानी ये मनुष्य, जिसका गगन में जा रहा है ज्ञान, यानी कि आसमान में जिसका यान जा रही है, स्पेसशिप। तो यहां पर भी इंसान की तरक्की के बारे में बात हो रही है कि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि यान यानी आसमान में उनकी स्पेसशिप तक चली गई है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, तो जिसके कर्मों को देखकर जो वो कर रहे हैं ना, परमाणु भी, ये होता है कांपना। तो इंसानों को देखकर परमाणु यानी एटम्स भी घबरा गए कि इंसान आखिर कर क्या रहा है। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है। सृष्टि यानी पूरी धरती, यानी कि अगर ये पूरी धरती एक शरीर है, समझ लो, अगर ये पूरी धरती एक शरीर है तो मनुष्य श्रृंगार है, यानी कि सजने का सामान। तो मनुष्य को जैसे इंसान, इस तरह से उन्होंने, कवि ने हमें बताया है कि इंसान जैसे कोई गहना होता है ना, सृष्टि का वो एक गहना है, श्रृंगार के लायक है, जो इतना खूबसूरत है कि उसे श्रृंगार माना गया है। जब हम शादी में जाते हैं, हम पूरा श्रृंगार करके जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंसान धरती का श्रृंगार है, वो गहना है। ज्ञान क्या, विज्ञान का, आलोक का आगार। तो ज्ञान का यानी नॉलेज का, विज्ञान का यानी साइंस का। इतना इंसान को अकल है कि वो कितनी सारी चीजें कर बैठा है। धरती, आसमान, हर जगह पर उसने अपना प्रभुत्व कर दिया है। तो उसमें इतना ज्ञान है, उसमें इतना विज्ञान है। उन्होंने साइंस, इंटरनेट देख लो, टेक्नोलॉजी देख लो, रोबोट देख लो, हर चीज उन्होंने इतनी ऊपर कर ली है। उन्होंने अपना लेवल ही इतना ऊपर कर लिया है कि आलोक का आधार यानी प्रकाश, इंसान के अंदर इतना प्रकाश है, इतना नॉलेज है कि वो एक आलोक का आगार हो गया है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। तो व्योम यानी आकाश, पाताल यानी धरती। आकाश से लेकर धरती तक इंसान को हर चीज के बारे में पता है। ज्ञेय यानी जानकारी, हर चीज के बारे में पता है, यानी कि ज्ञेय यानी जानकारी। तो ये एक सिंबल है ये दिखाने के लिए कि इंसान, अगर आप पूछोगे कि आकाश में कैसे, तो यान भी तो स्पेस में जा रहे हैं। सिर्फ स्पेस नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चांद पर, हम जा रहे हैं मार्स पर। हमने हर चीज की जानकारी ले रखी है। तो फिर से बच्चों, ये पूरा पैराग्राफ है। आज इसी मनुष्य का वायुयान आसमान में उड़ रहा है। इसी मनुष्य की स्पेसशिप जो है वो आसमान में उड़ रही है। परमाणु भी मानो मनुष्य से के करों को देखकर कांप रहे हैं। परमाणु भी कांपना याद है, जब वो डरना होता है कि मनुष्य को देखकर परमाणु यानी कि एटम्स भी डर रहे हैं कि भाई कर क्या रहे हैं मनुष्य।
ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, श्रृंगार यानी जो मैंने आपको बताया था कि गहना है, मनुष्य जो है सृष्टि का गहना है, वो इतने खूबसूरत हैं। ज्ञान विज्ञान और आलोक का आगार है, इनका पास भंडार है, किस चीज का? ज्ञान का, विज्ञान का, वो जो चाहे कर सकते हैं। व्योम से पाताल तक यानी आकाश से धरती तक की सब कुछ से उनको जानकारी है, तो उन्हें सब चीज की जानकारी है, उन्हें सब पता है। तो बच्चों अब तक हम ये देख रहे हैं कि मनुष्य ने कितनी तरक्की की है। अब ये देखते हैं कि आखिर दिनकर जी सिर्फ मनुष्य की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ क्या तरक्की का साधन है? आइए देखते हैं। पर ना ये परिचय मनुष्य का, तो वो बोल रहे हैं जो इंसान ने इतनी तरक्की की है, क्या वो असली परिचय है एक मनुष्य का? ये ना उसका श्रेय, तो क्या इसका श्रेय, इसका क्रेडिट मनुष्य को जाता है कि वो सिर्फ तरक्की किए जा रहा है? क्या उसे तरक्की के नाम से ही सिर्फ जाना जाएगा कि मनुष्य तरक्की का साधन है? श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। अब इसका मतलब है कि श्रेय उसे जाता है जिसने अपने बुद्धि पर काबू कर लिया है। सिर्फ तरक्की करना इंसान नहीं कहलाता। सिर्फ विज्ञान में, ज्ञान में इंसान ने करी होगी बहुत तरक्की, पर क्या उसे वो मनुष्य बनाता है? एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, तो अगर हम लड़ाई करके बैठे हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, घर में ही देख लीजिए, अगर आपकी माँ आपसे नाराज है तो क्या आप हमेशा अपनी माँ से नाराज रहेंगे? नहीं ना, आप अपनी माँ को मनाएंगे, आप अपने हर गिले शिकवे दूर करेंगे। ये सिर्फ आपकी माँ नहीं होगा, फैमिली में आपका कोई और इंसान भी होगा, कोई शायद आपकी टीचर होगी, कोई आपका दोस्त होगा, कोई बंधु, कोई सखा, कोई जानकार। तो आप क्या करते हैं, अगर एक या दो हो तो आप उसको, उस चीज को, उस बंधन को तोड़ नहीं देते, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना? तो वही कह रहे हैं कि एक नर से दूसरे के बीच में, यानी एक नर, एक इंसान दूसरे इंसान के बीच का व्यवधान, प्रॉब्लम, उसको तोड़ दे। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। श्रेय उसे जाता है, यानी क्रेडिट उसे मिलना चाहिए इंसानियत का, जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ प्यार करे। प्रीत यानी प्यार। तो एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझ ले, उसका दर्द महसूस करे, वो होता है इंसान। ना कि जो, चलो ठीक है इंसान ने तरक्की करी है, पर इंसान ने क्या इतनी तरक्की करी है कि वो दूसरे इंसान का दर्द समझ सके? इसे तरक्की कहते हैं कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को समझ सके, उसे प्यार कर सके, उसके हर गलत या खराब चीजों में भी उसको सही कर सके, उसका हाथ पकड़े जरूरत पर, वो इंसान। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कभी धर्म के नाम से भेदभाव कर रहे हैं, कभी हम गरीबी अमीरी के नाम से भेदभाव कर रहे हैं। इंसान वो नहीं है ना बच्चों। तो इंसान वो जो इंसान के काम आए। नेक होना बहुत जरूरी है। इंसान तो आप हैं ही, पर अपनी बुद्धि को सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक इंसान अगर कोई गिर रहा है तो उसकी मदद करना, वो इंसानियत होती है। वही ज्ञानी वही विद्वान, तो वही ज्ञानी है। ज्ञानी वो नहीं जो विज्ञान में तरक्की कर रहा है, जिसने बिजली बनाई, इंटरनेट बनाया, चलो वो तो ज्ञान का भंडार है, पर सच्चा ज्ञानी वो जो एक इंसान का दूसरे इंसान का दर्द समझ सके, जो कनेक्ट कर सके, जो दिल से दिल जोड़ सके, जो हर तकलीफ में, हर खुशी में, हर दुख में एक दूसरे का साथ दे सके, वही ज्ञानी है, वही विद्वान। अगर आपके पास पैसे हैं
तो दान करो बच्चों। और अगर आपके पास कम पैसे हैं तो खुश रहो, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी खुशी खुद ढूंढ सकता है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमें हमें अगर थोड़ी भी तरक्की मिल जाए तो हम और की सोचते हैं, है ना। हमारी लालच कहीं अंत ही नहीं है, हमारी लालच का। तो मानव वही है जो दर्द बांट सके, जो खुशियां दे सके, जो इंसान इंसान को समझ सके, जो प्रीत बनाए रखे, है ना। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे धरती के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे सृष्टि के लिए। हमारा दिल, हमारे पास इतना दिमाग है कि हम छोटे से छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम चांद तक पहुंच सकते हैं तो क्या हम आसपास हो रहे गलत चीजों को सही नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सिर्फ हमें वो कदम उठाना है। क्योंकि मनुष्यता तो वही है ना जो एक दूसरे का साथ दे। इंसान वही है जो इंसानियत रखे। बहुत बड़ा टॉपिक है, आप ध्यान से सोचिए, समझिए इस बात को। और जब आप लिख रहे हैं तभी भी अपने दिल से लिखिए, ये सोच कर लिखिए कि इंसान सच में कौन है। सिर्फ वही जो तरक्की फील्ड्स में करता है, जैसे साइंस में करता है, विज्ञान में करता है, या वो तरक्की है जो हर रोज अपने आप को सही करता है। सही करने के लिए सोचने वाली बात है। तो मानव वही है। ये फिर से वही पैराग्राफ है जो हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा था। अब इस पूरे पैराग्राफ को फिर से एक जगह एकत्रित करके हम फिर से पढ़ेंगे। परंतु कवि कहते हैं कि ये वास्तव में मनुष्य का परिचय नहीं है। क्या परिचय नहीं है? कि वो सिर्फ ज्ञान और विज्ञान में बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ तरक्की करता जा रहा है। तो मनुष्य वो नहीं है जो ज्ञान और विज्ञान में तरक्की कर रहा है। मनुष्य वो है, ये उसका श्रेय नहीं है, यानी उसका क्रेडिट उसे उस बात के लिए नहीं जाता है। श्रेय तो उसका, यानी क्रेडिट तो उसको जिसने बुद्धि पर चैतन्य और की जीत प्राप्त कर दी है, जिसने सही और गलत ये सोचकर उसने अपनी क्षमता बढ़ाई है, कि उसने अपनी बुद्धि पर काबू कर लिया है कि यार ये नहीं करते, ये मेरे वैल्यूज के खिलाफ है ना, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये गलत नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते। ऐसी चीजें जहां पर मुल्क के लिए काम आए, जहां इंसान के लिए काम आए। श्रेय उनको है जिन्होंने असीमित मानवों से प्रेम किया है। मतलब उन्होंने इतना प्रेम बांटा है कि और प्रेम बढ़ रहा है। प्रेम पैसे की तरह नहीं है कि जो खर्च किया तो खत्म हो गया। प्रेम जितना आप दोगे आपको मल्टीप्लाई 4 गुना ज्यादा मिलेगा। हर बार वो ऐसा भंडार है, जितना भी खर्च करो आपको हमेशा उससे ज्यादा ही मिलेगा। श्रेय उनकी है जो एक दूसरे के बीच की बाधा को मिटा दे, जो एक दूसरे के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसे मिटा दे। धर्म के नाम पर हो या विज्ञान के नाम पर हो, या फिर छोटी से छोटी चीज, जैसे घर में अगर कोई छोटा सा कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसे वही खत्म कर दे, वही तोड़ दे। क्या होगा? ज्यादा में ज्यादा आपको झुकना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा अगर हम किसी अच्छी चीज के लिए झुक गए तो भी ठीक है। वास्तव में वही ज्ञानी है और विद्वान है, तथा सच्चा मानव भी वही है जो ये सब चीजें कर सकता है, जिसे वो असली मानवता कहते हैं। इसीलिए अभिनव मनुष्य इसीलिए लिखी गई थी कि कवि आपको बता सके कि मनुष्यता आखिर होती क्या है। तरक्की कितनी भी आप करो, चलो अच्छा है कि हम तरक्की कर रहे हैं, पर अपने आप से, अपनी दिल से, अपने प्रेम से जो तरक्की करते हैं ना बार बार, उसे मनुष्यता कहते हैं। एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति प्यार। तो बच्चों, अब तक हमने जो भी सीखा, चलिए याद करते हैं प्रश्नोत्तर के द्वारा। हमारा पहला प्रश्न, ध्यान से याद कीजिए, आज की दुनिया कैसी है? ये मैंने कई बार इस चैप्टर में बार बार बोला है। तो आज की दुनिया कैसी है? पुरानी है? नहीं ना। तो आज की दुनिया विचित्र है, नई है, नवीन है।
हमारा दूसरा प्रश्न, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? तो मानव के हुक्म पर, जो हुक्म मेरे आका, वो वाला सवाल। तो मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। तो मानव के हुक्म पर ताप यानी गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग वाली बात जो कही थी, उसके हिसाब पर चढ़ता और उतरता है। हमारा तीसरा प्रश्न, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? कांपना यानी डरना। अगर आपको वो चित्र याद है जहां पर एक कार्टून वो डर रहा था, वो किसे देखकर डर रहा था? परमाणु मनुष्य के करों यानी कर्मों को देखकर कांपते हैं। हमारा चौथा प्रश्न, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। अब तक आपको याद हो गया होगा ना बच्चों कि हमारे कवि का नाम क्या था? जी हाँ, अभिनव मनुष्य में कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अच्छी तरह याद कर लीजिए कवि का नाम, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। प्रश्न 5, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? तो आधुनिक पुरुष यानी नए पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सारे सवाल अब तक सही उनका उत्तर दे रहे हैं इन सवालों का। प्रश्न 6, नर किन किन को एक समान लांग सकता है? वो चित्र याद है जो इंसान चल रहा है? नर नदी, गिरी और सागर को एक समान लांग सकता है। जी हाँ, नदी, गिरी यानी पहाड़, याद रखिए। आज मनुज का यान कहां जा रहा है? स्पेसशिप कहां जा रही है बच्चों? मनुज का यान गगन में जा रहा है। तो यहां खत्म होते हैं हमारे एक वाक्य के प्रश्न, और अब शुरू करते हैं हम 2-3 वाक्यों में जो हमें उत्तर देने हैं। तो प्रश्न 1, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। तो अगर आपको याद है, मैंने आपको ये पंक्ति पहले सिखाई थी जहां पर मैंने सर्वत्र यानी सबसे ऊपर बोला था। किसे माना गया है? तो प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय है कि आज मनुष्य या पुरुष प्रकृति पर विजय पाया है, उसने प्रकृति पर विजय पा ली है, प्रकृति के संपत्ति को अपने वश में कर लिया है। प्रकृति में पानी, पवन, विद्युत, सब पर मनुष्य ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। प्रश्न 2, ये थोड़े डिफिकल्ट, थोड़े लंबे क्वेश्चंस हैं, पर हिम्मत मत हारिए, इन्हें याद कीजिए अच्छी तरह। अगर आप 3-4 बार इसे बार बार बोलेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। प्रश्न 2, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? तो मानव कौन है, ये आखिर में मैंने आपको इतने डिटेल में समझाया था, तो अब उन्हीं में से ये शब्द यूज कर लीजिए कि कवि दिनकर के अनुसार आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, ये उसकी साधना है, पर मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। इंसान और इंसान के बीच प्यार रहना उसे सिद्धि कहते हैं। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय ये है कि आपस में भाईचारा बढ़ाएं। आपस में भाईचारा यानी एक साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आपसी बंधनों को तोड़ें। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उन्हें तोड़ें और मानव से प्रेम करें, इंसान इंसान से प्यार करे। वही सच्चा ज्ञानी है और विद्वान मानव भी वही है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। हम छोटी छोटी बातों पर आजकल
बोलते हैं कि यार रिश्ता ही तोड़ देते हैं, है ना, हम लोग ऐसे बहुत बार करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के साथ बने रहो, उसे ही तो मानवता कहते हैं। बिल्कुल वही आपको इस उत्तर में लिखना है। प्रश्न 3, इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों? मैं चाहती हूं कि आप एक पल लीजिए और सोचिए कि इसका और कौन सा शीर्षक हो सकता है, यानी कि टाइटल। इस कविता का आप और क्या शीर्षक दे सकते हो, कौन सा टाइटल दे सकते हो? मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूं, सोच लीजिए, शायद आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मिल जाए। तो हमारा आंसर है, हमारा उत्तर है कि कवि ने अभिनव मनुष्य सार्थक शीर्षक दिए हैं। मतलब काफी उनका जो शीर्षक है वो बहुत ही सही शीर्षक है। अगर दूसरा शीर्षक दे सकते हैं तो प्रकृति पर मानव, तो प्रकृति और मानव, हम एक शीर्षक ये टाइटल दे सकते हैं, या फिर मानव प्रेम का मानव की सिद्धि दे सकते हैं। तो मानव प्रेम दे सकते हैं, मानव की सिद्धि दे सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य को की साधना है। ये तो उसकी मेहनत है कि वो प्रकृति पर विजय पा रहा है, पर क्या ये उसे डिफाइन करता है? क्या ये ही सही परिचय है मानव का? मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। मतलब ये उसका असली परिचय है कि मानव मानव से प्रेम करे। ये नहीं, ये तो सिर्फ बुद्धि का काम है कि इंसान, ये तो उसकी साधना है, उसकी मेहनत है कि वो तरक्की कर रहा है, पर असली इंसानियत इंसान बनने में है। तो बस बच्चों, यही खत्म होता है हमारा प्रश्नोत्तर। आप अच्छी तरह से याद कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए, पर ध्यान से पढ़िए। उम्मीद करती हूं कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ आ गई है, और प्रार्थना करूंगी कि आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हों। मेहनत हमेशा सफल होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।